1930-35 के आसपास का, 1940 में भी वही चलता रहा, 44 तक वही चलता रहा कि ये जो डिपार्टमेंट है टैक्सेशन के, इनके ऑफिसर्स की जब ट्रेनिंग होती है तो उनको सिखाया क्या जाता अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी टैक्सेशन के अधिकारियों को सिखाने की, उसका एक गोल्डन वाक्य है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करें या न करें ये इमैटीरियल है, लेकिन आप एंटरप्रेन्योरशिप को जरूर किल कर दीजिए। ये गोल्डन वाक्य है जो सिखाया जाता है IRS ऑफिसर्स को। इस पर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है उनको। तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कानून के आधार पर चलती है, और वो कानून एक फिलॉसफी पर चलता है। वो फिलॉसफी क्या है कि रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए न कर पाए ये इमैटीरियल है, लेकिन आपको इतना परेशान वो कर दें कि आप अपना धंधा बंद कर दें, आप अपनी फैक्ट्री बंद कर दें। ये पॉलिसी है, और वही पॉलिसी कंटिन्यू हो गई है हिंदुस्तान में आजादी के बाद भी। और फिर भी आप डटे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। नहीं तो आपको बर्बाद करने के लिए तो पूरा का पूरा टैक्सेशन का डिपार्टमेंट आपकी छाती पर खड़ा हुआ। कभी आप प्रश्न पूछिए, मैं अपने आप से पूछता हूं कि हिंदुस्तान में जिन लोगों के घरों में सबसे ज्यादा काला धन है, उनके घरों में इनकम टैक्स की रेड कभी क्यों नहीं होती? हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिशियंस, सबसे ज्यादा घोटाला करने वाले हमारे नेता हैं, ये बात सिद्ध हो चुकी है। लेकिन किसी भी नेता के घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने रेड की है क्या पिछले 50 साल में? यह भी मालूम है हिंदुस्तान में कि हमारे नेताओं ने जो घोटाले किए हैं, उन घोटालों के माध्यम से $140 बिलियन हिंदुस्तान से वो ले गए हैं और स्विस बैंकों में जमा है, विदेशी बैंकों में जमा है। तो कभी इनकम टैक्स वाले इस बात की कोशिश करते हुए आपको नजर आते हैं कि वो $140 बिलियन कैसे लाया जाए वापस भारत में? तो जिनके पास सबसे ज्यादा काला धन है, उन्हीं को कभी टैक्सेशन के अधिकारी परेशान नहीं कर पाते। एक सॉलिड एग्जाम्पल दूं, जिंदा नहीं है, एक नेता थे जगजीवन राम। हमेशा पब्लिक मीटिंग में कहा करते थे कि मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल जाता हूं हर साल, यही कहते थे। तो वो हमेशा अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूलते थे, हर साल भूलते थे, और कभी इनकम टैक्स के किसी अधिकारी में हिम्मत नहीं हुई कि जगजीवन राम के घर में जाके रेड डाले। लेकिन वो इनकम टैक्स वाले आपकी छाती पर खड़े रहेंगे, आपको सोने भी नहीं देंगे। मतलब क्या है? आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को बर्बाद करने के लिए पहले से ही एक डिपार्टमेंट बना हुआ टैक्सेशन का। ऊपर से ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की मार ने आपको खत्म करने की पूरी साजिश रची है। तो आप तो फंसे हैं चारों तरफ से, और आखिरी बची कुची जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। गैट में आपको जबरदस्ती शामिल करा लिया, WTO पे जबरदस्ती आपके हस्ताक्षर करा लिए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से भी नहीं पूछा, हिंदुस्तान के लोगों से भी नहीं पूछा, कभी कैबिनेट की कमेटी ने फैसला नहीं किया जिसके बारे में उस पर हस्ताक्षर करके आए आपके देश के प्रणब मुखर्जी। गए थे 94 में एग्रीमेंट साइन किया। पूरे देश में इसका विरोध था, सारे ट्रेड यूनियंस विरोध कर रहे थे, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने विरोध किया, हमारे जैसे आजादी बचाओ आंदोलन ने भी भयंकर विरोध किया। पूरे देश में भयंकर विरोध होने के बावजूद आपके देश में ऐसे लोग हैं जो देश के हितों के खिलाफ एग्रीमेंट साइन करके आए। और क्या कहा इन्होंने? सारे देश में बहस क्या चलाई कि हम अकेले नहीं रह सकते, माने हमको शामिल होना ही है। तो ये अकेले क्यों नहीं रह सकते? तो वो ये कहते रहे कि हम जो है मल्टीलैटरल ट्रेड करने में जाएंगे तो ज्यादा हमको आसान होगा, बाइलैटरल ट्रेड में हम नहीं फंस सकते। और आपको मैं जानकारी दूं कि आज भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेड बाइलैटरल है, मल्टीलैटरल नहीं है। हमेशा से ट्रेड बाइलैटरल रहा, मल्टीलैटरल ट्रेड तो हमारे जैसे देश कभी कर नहीं सकते। चीन जैसा ताकतवर देश हिम्मत नहीं करता मल्टीलैटरल ट्रेड करने की। जितने निगोशिएशंस होते हैं ट्रेड के, वो बाइलैटरल ही होते हैं सबसे ज्यादा, मल्टीलैटरल कभी नहीं होते। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बना के एक ऐसा तर्क उन्होंने आपके मार्केट में डाल दिया, दिमाग में डाल दिया कि हम अलग नहीं रह सकते। इसी के बाजू में एक दूसरी बात और कह दूं कि चीन कभी भी गैट का मेंबर नहीं रहा। फ्रॉम 1947 जब से गैट बना तब से चीन कभी गैट का मेंबर नहीं रहा, और बिना गैट का मेंबर हुए चीन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ $30 बिलियन। अमेरिका आजकल पर नहीं रहा, आज वो दुनिया में सेकंड नंबर की वाइब्रेंट इकोनॉमी है अमेरिका के बाद चीन।
तो बिना गेट में शामिल हुए चीन अगर इतनी तरक्की कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? यह हमको बेवकूफ बनाने के लिए तर्क दिया गया था कि हम गेट में शामिल नहीं होंगे तो अलग थलग रह जाएंगे। और दूसरी बातें यह कही गई थी कि जब हम गेट में शामिल हो जाएंगे तो बहुत सारे देशों को अपनी बाउंड्रीज तोड़नी पड़ेंगी, ट्रेड के जो बैरियर्स बना रखे हैं वो उनके तोड़े जाएंगे। दो तरह के बैरियर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के बैरियर होते हैं और आपके टैरिफ बैरियर होते हैं। तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जब टूटेंगे तो हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट भी उनके मार्केट में जाएगा। इन बेवकूफों ने यह कभी नहीं बताया कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट है कितना वर्ल्ड मार्केट में, 0.01% है। तो आप उनके ट्रेड बैरियर तोड़वाकर क्या बेच पाएंगे? उससे ज्यादा वो बेच जाएंगे आपके मार्केट में आकर। और वही हुआ, एक्सपोर्ट आपका नहीं बढ़ा अमेरिका में, बल्कि अमेरिका का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान में बढ़ गया पिछले 7 वर्षों में और 3 गुने से ज्यादा हो गया। इंपोर्ट जरूर बढ़ाया आपने, वो बैरियर खत्म करा के। तो गेट में शामिल होके आपके देश को एक ऐसे अंधे कुएं में ले जाके धकेल दिया। और अब सारी की सारी पॉलिसीज डब्ल्यूटीओ की तरफ से चल रही हैं। अब उन्होंने आपकी और आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू किया कि आपके देश में जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, आप जरा ध्यान करिए, 1970 के पहले का भारत और 1970 के बाद के भारत में बहुत क्वालिटेटिव फर्क है। बिफोर 1970 हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज जैसी कोई बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं थी मार्केट में, बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था हमारा दूसरे तमाम देशों की तुलना में। 1970 के बाद हमने बहुत तेजी से विकास करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक कानून बना, इंडियन पेटेंट एक्ट। उसके पहले क्या था? उसके पहले हमारे देश में अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था 1911 के साल का। तो 1911 के साल का अंग्रेजों का बनाया हुआ जो कानून था उसमें क्या था कि प्रोडक्ट पेटेंट भी होता था, प्रोसेस भी पेटेंट होता, और पेटेंट की अवधि कम से कम 10 से 15 साल की हुआ करती। बहुत कोशिश की गई इंडियन पार्लियामेंट में, तो वो पेटेंट एक्ट बदला गया और उस पेटेंट एक्ट को बदलकर एक नया पेटेंट एक्ट बनाया गया जिसमें प्रोसेस के पेटेंट कराने की बात कही गई, प्रोडक्ट पेटेंटेबल नहीं है, ये तय किया था। और प्रोडक्ट पेटेंटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए वो आप बनाते हैं, मैं बनाता हूं और 10 लोग बनाते हैं, अगर उस पर पेटेंट हो जाए किसी एक आदमी का तो सिर्फ एक ही व्यक्ति बनाएगा उस प्रोडक्ट को, क्योंकि पेटेंट एक लीगल राइट होता। तो इसलिए हमारे यहां प्रोसेस पर पेटेंट तो दिया गया लेकिन प्रोडक्ट को पेटेंटेबल नहीं माना गया। और प्रोसेस का पेटेंट भी सभी इंडस्ट्रीज में नहीं, मुश्किल से 6-7 इंडस्ट्रीज हैं जिनमें प्रोसेस का पेटेंट लागू होता, बाकी सारे इंडस्ट्रीज भी प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों पेटेंट से फ्री रखे गए। इसलिए कि दुनिया के तमाम देशों ने इसी तरह से तरक्की की। अमेरिका में 1790 से लेकर 1910 तक ना प्रोसेस पेटेंट था ना प्रोडक्ट पेटेंट था। दूसरे तमाम देशों में भी ऐसा था। दुनिया के तमाम देशों ने, जापान ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए पेटेंटेबिलिटी की बात नहीं मानी, और उनके मार्केट में ऐसे ही था जो हमारे मार्केट में आज है। तो उसके चलते उन्होंने अपने आप को आगे साल से, जिस साल से अमेरिका आजाद हुआ, तो आज अमेरिका की यह हालत नहीं होती, जो इतना विकसित हो गया अमेरिका, यह संभव ही नहीं था उनके लिए। तो उन्होंने हमारे मार्केट में वो प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों पेटेंट के लिए डब्ल्यूटीओ पे हस्ताक्षर करके भारत सरकार ने भी कहना शुरू कर दिया कि अब तो हमको ये बदलना ही पड़ेगा। पहले जबरदस्ती जाके हस्ताक्षर करके आए, फिर मजबूरी बताना शुरू कर दिया कि अब तो हमको ये बदलना ही पड़ेगा। तो अब वो प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंट का कानून आपके देश में लागू होने जा रहा है। अब 1970 का पेटेंट एक्ट खत्म होने जा रहा। अब इसमें क्या है, जो अंग्रेजों के पेटेंट का कानून इस देश में चलता था, ठीक वैसा ही एक नया कानून अब इस देश में आ रहा है, जिसमें कम से कम पेटेंटेबिलिटी की अवधि 20 साल की होगी। नया पेटेंट एक्ट ड्राफ्ट किया है, उसकी कॉपी मेरे पास है। आजकल हम लोग उस पर काफी सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें पेटेंटेबिलिटी का मिनिमम पीरियड है 20 ईयर्स। तो मान लीजिए आप कोई एक्स प्रोडक्ट बनाते हैं और उस एक्स प्रोडक्ट पर अमेरिका की कंपनी ने पेटेंट ले लिया और वो कम से कम 20 साल के लिए ले लिया, तो आप उस अमेरिका की कंपनी के पेटेंट राइट्स का इंफ्रिंजमेंट करेंगे तो आपके कारखाने को ताला डलवा देंगे। और इसमें क्या है कि प्रोसेस के साथ साथ प्रोडक्ट का भी पेटेंट होगा। तो मान लीजिए किसी एक्स प्रोसेस से आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट अब आप नहीं बना पाएंगे अगर उस प्रोसेस पर अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करा रखा। तो या तो आपको उस कंपनी का सब कॉन्ट्रैक्टर बनना पड़ेगा,
और या फिर आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाएंगे। आप एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर नहीं रह पाएंगे मार्केट में। और अमेरिकन कंपनियों ने क्या किया है, हिंदुस्तान में वो पेटेंट का एक्ट लागू हो उसके पहले कम से कम उन्होंने 1 करोड़ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करवा दिए हैं फर्जी नामों से, पहले से ही। और जैसे ही हमारे देश में वो कानून बनेगा पेटेंटेबिलिटी का, वैसे ही उनको, और नियम उसमें क्या है, जो ड्राफ्ट आया है जो हमने पढ़ा है उसमें है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, माने जिन्होंने पहले एप्लीकेशन फाइल किया है उनको पहले मिलेगा। तो आपने तो अभी इंतजार करते करते सोचा भी नहीं है एप्लीकेशन फाइल करने का, उसके पहले उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर रखे। और वो कंपनियां ये कह रही हैं, उसमें एक ऐसा भी प्रोविजन है कि जब तक अमेरिकन या यूरोपियन या मल्टीनेशनल कंपनियों को पेटेंट राइट नहीं मिलेगा उतने साल के लिए उनको एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स मिलेंगे। एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स का बहुत सीधा सा मतलब है कि कोई माल वो मार्केट में बना रहे हैं, उस माल को अगर आप बना रहे हैं तो आपको वो अधिकार नहीं होगा मार्केटिंग का, उन्हीं को होगा, क्योंकि उनको पेटेंट के एप्लीकेशन को उन्होंने फाइल कर रखा। और ये एक ऐसा हथियार है, आखिरी ब्रह्मास्त्र है जिसको वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अगर आप फंसे तो खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसमें अगर आप चले गए तो बचने की फिर कोई भी आशा छोड़ दीजिए। तो ऐसी बुरी परिस्थिति में जब हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं तब प्रश्न आता है कि करें क्या। अब करने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है जो एक वाक्य से शुरू होता है, आइदर प्रोटेस्ट अदरवाइज यू विल बी पेरिश्ड। या तो विरोध करिए खड़े होकर ताकत के साथ, नहीं तो खत्म हो जाएंगे आप। तो एक रास्ता तो यह है कि पूरी ताकत से विरोध करना है। ये जो झंझावात आया हुआ है, इस झंझावात का विरोध करना है। तो यह विरोध तभी हो सकता है जब आप इसको लाने वाले लोगों के चेहरे पहचानें। पहले तो अपने दिमाग से इस बात को निकालें कि जिनको आज तक हम बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर मानते रहे, एक्चुअली वो ट्रेटर्स ऑफ द कंट्री हैं, जिन्होंने डुबो दिया है पूरे देश को। और आप सिर्फ मेरी बात पर विश्वास मत करिए, थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर यही कह रहा है जो मैं कह रहा हूं। थाईलैंड डूब गया, इंडोनेशिया भी डूब गया, साउथ कोरिया भी डूब गया। और ये सब देश क्यों डूबे हैं? इन्होंने वही किया है जो आपके यहां चल रहा। 10-10, 15-15 साल पहले इन सारे एशियन कंट्रीज ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का वही रास्ता शुरू किया था जो आपके देश में चल रहा। और आज उनकी हालत उनको मालूम है कि वो डूब गए हैं। तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अभी 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है जो हिंदुस्तान के हर अखबार में छपा। उसने कहा है कि हम डूब गए हैं ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में। इंडियन गवर्नमेंट को हम चेतावनी दे रहे हैं कि वो इस रास्ते पर आगे ना बढ़े, नहीं तो इंडिया भी डूब जाएगा। ये उसकी चेतावनी, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर। इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर महातिर मोहम्मद भी यही कह रहा। और रूस के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन भी यही कह रहा कि जो गलती 1986 में मिखाइल गोर्बाचोव ने की उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं, वो गलती हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। ये सारे देश कह रहे हैं कि आप डूब जाएंगे अगर इसी रास्ते पर जाएंगे। और हमारे बेवकूफ वित्त मंत्री कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, माने चलते ही रहिए इसी रास्ते पर, जब तक हम डूब ना जाएं तब तक उनको लगता ही नहीं है कि कोई चिंता की बात भी है। तो आप उनकी तरफ देखना छोड़िए। तो कुछ काम हमको करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, इस पूरी शक्ति के साथ हमारी जितनी भी है टूटी फूटी, उसका विरोध करिए। विरोध करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? महात्मा गांधी ने एक रास्ता दिखाया है हमको। महात्मा गांधी क्या कहते थे कि जब दुश्मन से लड़ाई लड़नी होती है तो दुश्मन के पहले हथियार देख लो, क्या हथियार हैं जो उनको इस्तेमाल कर रहा है, और आपको समझ में आ जाए कि उसके हथियार क्या हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी समझो कि किस स्ट्रेटेजी से काम कर रहा है। तो अगर हमको समझ में आ रहा है कि उनके हथियार क्या हैं और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो फिर गांधी जी ने एक तीसरा वाक्य कहा कि जब पता चल जाए कि दुश्मन की स्ट्रेटेजी क्या है, उसके हथियार क्या है, उसकी शक्ति का अंदाजा लग जाए, तो सबसे पहला काम दुश्मन की सप्लाई लाइन काटो। माने ये जो बाहर से आने वाले दुश्मन हैं, ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो हमको खत्म करने के लिए आ रही हैं, इन मल्टीनेशनल कंपनियों की सप्लाई लाइन काटिए। और वो सप्लाई लाइन हमारे घरों से बनी हुई है। हम पैसा देते हैं मल्टीनेशनल को और वो आ रहे हैं हमको मारने के लिए। हम पीते हैं पेप्सी कोला, हम पीते हैं कोका कोला, हम पीते हैं ब्रुक बॉन्ड की चाय, हम पीते हैं लिप्टन की चाय,
हम खरीदते हैं हिंदुस्तान लीवर का साबुन, हम खरीदते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल के कॉस्मेटिक्स के आइटम। ये हम ही हैं जो अपने दुश्मन का माल खरीदते हैं अपने घर के लिए, माने अपना पैसा अपने दुश्मन को देते हैं, और दुश्मन उसी पैसे से तैयारी कर रहा है और आपको मारने के लिए साजिशें रच रहा है। तो जिस दिन आपको पता चल जाए कि ये आने वाले दुश्मन हैं, तो दुश्मनों की सप्लाई लाइन काटिए, माने अपने घरों से मल्टीनेशनल कंपनियों का सामान खरीदना बंद करवाइए। यह है एक रास्ता, और यह अभियान पूरे देश में चलाना पड़ेगा। और इसके विकल्प में क्या होगा कि मल्टीनेशनल कंपनियों का माल खरीदना लोग बंद करें तो स्वदेशी कंपनियों का माल खरीदा जाए, क्योंकि स्वदेशी कंपनियों का मार्केट अब भारत सरकार नहीं बनाने वाली, उन्होंने तो मल्टीनेशनल के सामने सरेंडर किया है। ये हमारे जैसे लोग ही कर पाएंगे। पूरे देश में स्वदेशी की एक स्पिरिट पैदा करनी पड़ेगी, वैसी ही स्पिरिट जो 1905 के साल में पैदा की गई थी। लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, क्यों? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का माल बिकना बंद हो जाए। और लोकमान्य तिलक कहा करते थे कि स्वदेशी और स्वराज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर स्वदेशी नहीं आएगा तो स्वराज्य कभी नहीं आ सकता, और स्वराज्य अगर मुझे लेना है क्योंकि मेरा वो जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए स्वदेशी लाना ही पड़ेगा। और तब उन्होंने गांव गांव में विदेशी कपड़ों की होलियां जलवाना शुरू किया था, गांव गांव में विदेशी माल का बहिष्कार करवाना शुरू किया था, गांव गांव में जो विदेशी माल बेचने वाली दुकानें थी उन पर पिकेटिंग करवाना शुरू किया था। ये सब काम सारे देश में चला था, उससे एक शक्ति पैदा हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मुनाफा मिलता था वो मुनाफा 20-25 साल में आधे से भी कम रह गया था। तब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला किया था। दुश्मन को जब तक आपकी शक्ति मिलती रहेगी, आपकी ताकत मिलती रहेगी, तब तक वो यहां से छोड़कर नहीं जाएगा। तो पहला रास्ता तो यह है कि सारे देश में एक स्वदेशी का जबरदस्त आंदोलन चले, जिसमें लोग घर घर में, गांव गांव में, बच्चे, विद्यार्थी, स्कूल में पढ़ने वाले, सबको स्वदेशी का संकल्प लेना ही होगा विदेशी के बहिष्कार के लिए। एक तो ये कार्यक्रम है और एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता, हमारे ही देश के कुछ लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं, डिवेंचर्स खरीदते हैं, हम ही हमारे ही शेयर मार्केट से वो कैपिटल उठाते हैं, पूंजी उठाते हैं, और हमारे ही लोग हैं जो उनको पूंजी उपलब्ध कराते हैं। हमारे ही देश के कुछ लोग हैं जो उनको अपना प्लेटफॉर्म देते हैं जॉइंट वेंचर करने के लिए। ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि हम हमारे घर में गलती से भी कभी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर्स ना खरीदें। तो अगर सारे देश में शेयर मार्केट के लोग और शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग एक छोटा सा फैसला कर लें कि देश को बचाने के लिए हम भी स्वदेशी के ही सिद्धांत पर चलेंगे, माने हम शेयर्स खरीदेंगे सिर्फ स्वदेशी कंपनियों के, विदेशी कंपनियों के शेयर्स हम नहीं खरीदेंगे, चाहे वो कितना ही लालच हमको क्यों न दें, और उनके डिवेंचर्स भी नहीं खरीदेंगे। माने मल्टीनेशनल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हमको रोकना पड़ेगा, जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है वो रोकना पड़ेगा। एक दूसरा रास्ता ये है, पहले रास्ते के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांव गांव में स्वदेशी हो, दूसरे रास्ते के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के शेयर बाजार में, मैं एक लेक्चर देके आया हूं, अगला लेक्चर फिर देने जा रहा हूं फरवरी में, और यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग बड़े जो ब्रोकर्स हैं, अगर वो ये एक फैसला करें कि हम मल्टीनेशनल्स के शेयर्स में नहीं खरीदेंगे, नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो एक दूसरा तरीका है दुश्मन को मारने का। और एक तीसरा तरीका है जो हमको करना है हम सबकी शक्ति से, वो तीसरा रास्ता है तात्कालिक। ये दोनों रास्ते हैं लॉन्ग टर्म के। इमीडिएट हमको क्या करना? इमीडिएट हमको पहले हमारा अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी। अभी तो एक स्पेस बचाने के लिए, खड़े होने के लिए जमीन तो चाहिए, नहीं तो ये भी चली जाएगी। अभी मैं गाड़ी में आपके एक साथी के साथ आ रहा था, तो मैंने यही पूछा कि क्या हालत है, तो उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से अब कंपनियां बंद होने की हालत शुरू हो गई, माने असर आपके ऊपर शुरू हो गया, मार आपके ऊपर पड़नी शुरू हो गई। तो अभी तात्कालिक रूप से हम बच सकें, इसकी एक स्ट्रेटेजी हमको बनानी है, और वो स्ट्रेटेजी में 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, ये जितना ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, और ये सारा का सारा जो चल रहा है इस देश में, ये चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में, और हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। गेट एग्रीमेंट भी हम चैलेंज करेंगे, और उसके लिए पिटीशन हमने ड्राफ्ट कर लिया। और गेट एग्रीमेंट के साथ साथ ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हम इसको इस बात पर सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये जो कुछ चल रहा है
वो एंटी नेशनल है। और संविधान में आर्टिकल 51 है जो मुझे ये अधिकार देता है कि मैं मेरे देश की रक्षा के लिए, मैं मेरे देश की संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं। तो मेरा देश डूब रहा है, ये बात मुझे समझानी है कोर्ट में। और इस पिटीशन के लिए हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि एक साथ हिंदुस्तान के 10-15 हाई कोर्ट्स में ये पिटीशन हमको डालनी, एक साथ। और 10-15 हाई कोर्ट्स में जब एक साथ पिटीशन जाएगी तो हम जानते हैं कि वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। अभी हम सीधे सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया जाएगा पहले हाई कोर्ट में जाइए। तो हम एक साथ 10-15 हाई कोर्ट में ये पिटीशन मूव करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित हो जो ये तय करे कि ये जो कुछ चल रहा है वो एंटी नेशनल है, एक बात, और दूसरी बात जो कुछ चल रहा है वो कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। और हमारे संविधान में यह बहुत स्पष्ट है कि कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना सकती, कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकती, यह स्पष्ट है। तो अगर हमारे संविधान में यह है कि कोई भी सरकार हमारे संविधान के अगेंस्ट नहीं जा सकती, तो यह जो कुछ है वो हमारे संविधान के खिलाफ है। संविधान का जो प्रियम्बुल है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें समाजवाद नाम का शब्द है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और भारत सरकार या कोई भी सरकार प्रियम्बुल को बदल नहीं सकती, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बुल चेंज नहीं हो सकता, यह नियम है हमारे देश। और दूसरी बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट का चैप्टर है, तो उसमें भारत सरकार के लिए निर्देश तय किए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट भारत सरकार माने यह जरूरी नहीं है, लेकिन ना मानना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम है। आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के अनुसार ही अपनी पॉलिसीज और कानून बनाने का अधिकार है, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। इस बात को हम हमारी पिटीशन में लेके आ रहे हैं। हमारे संविधान में फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर हैं। आर्टिकल 19(1)G मेरे जीविका के अधिकार की मुझसे बात करता, तो हिंदुस्तान के उन 8 करोड़ लोगों की जीविका क्यों खत्म हो गई ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ये सरकार को जवाब देना होगा। हर आदमी को अपनी जीविका चलाने का अधिकार है। अगर आप छोटी छोटी फैक्ट्री चलाते हैं तो वो जीविका के सिद्धांत के तहत आता। अगर आपकी फैक्ट्री बंद हो रही है तो इसका माने सरकार उस खेल में शामिल है। तो सरकार ये कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम कैसे कर सकती है? और हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये सरकार ही कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी नेशनल है। और इस बात पर सारे देश में भयंकर बहस हमको करानी है। संविधान में, संविधान की पीठ में जब ये बात आएगी, सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चलेगी, तो सारे देश में इस पे हंगामा होना ही चाहिए। और वो हंगामा करने में आप सबकी मदद हमको चाहिए, अकेले हमसे नहीं होने वाले। हमारी जो लिमिट है, हमारी जो क्षमता है, हमारी जो शक्ति है, उससे हम तो कर नहीं वाले, लेकिन उसमें आपकी शक्ति की मदद की जरूरत है। तो एक तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनकी मदद लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ये तात्कालिक मेजर्स हैं, ये लंबे समय के लिए सुविधाएं नहीं देंगे, लेकिन तात्कालिक रूप से स्पेस बचाने में मदद करेंगे। और एक दूसरा बात हम और कहने जा रहे हैं कि ये जो WTO का एग्रीमेंट साइन किया है, ये भी कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो गोल्डन लॉ क्या है? इफ इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून और हमारे देश का अपना कानून क्लैश करता है, देन ऑलवेज डोमेस्टिक लॉ शुड प्रिवेल। ये गोल्डन रूल है। और हिंदुस्तान में ऐसे तमाम दसियों से ज्यादा केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें इसी के आधार पर फैसले किए गए कि डोमेस्टिक लॉ प्रिवेल करेगा। तो अब ये 1970 का अगर हमारा डोमेस्टिक लॉ बदल रहा है एक इंटरनेशनल लॉ के तहत, तो ये कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम होने जा रहा है। इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे और हम कोर्ट से ये कहेंगे कि भारत सरकार ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठा के ये एग्रीमेंट साइन किया है, लिहाजा इसको रद्द किया जाए। तो वो कह सकते हैं, कोर्ट में कहा जाएगा कि इसको रद्द करने की क्षमता हमारे पास नहीं है, क्योंकि WTO की जो बाउंड्रीज हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्रीज से ज्यादा बड़ी है। तो हम उनसे एक बात तो कह सकते हैं कि आपके पास अगर इसको रद्द करने की क्षमता नहीं है तो आपके पास यह अधिकार तो है कि भारत सरकार को डायरेक्शंस दीजिए कि वो इसमें से विड्रॉ करे। और भारत सरकार इसमें से विड्रॉ कर सकती है। ये जो आपको गलतफहमी फैलाई जा रही है कि एवरी पॉलिसी इज इरिवर्सिबल, उसी के सबूत के लिए मैं गेट एग्रीमेंट आपके साथ सामने लेके आया हूं। ये गेट एग्रीमेंट है
जो साइन किया है भारत सरकार ने, और इस गेट एग्रीमेंट में साइन करने के बाद जो प्रोविजंस हैं, उनमें एक प्रोविजन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बन जाएगा तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 बहुत स्पष्ट कहता है, उसका फर्स्ट पैराग्राफ है, एनी मेंबर, WTO का कोई भी, एनी मेंबर मे विड्रॉ फ्रॉम दिस एग्रीमेंट, सच विड्रॉल शैल अप्लाई both to this agreement and multilateral trade agreement and shall take effect upon the expiration of 6 months from the date on which written notice of withdrawal is received by the Director General of WTO. माने अगर आज हम हमारी एप्लीकेशन दें WTO में तो 6 महीने के बाद हम उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, ये रास्ता इसमें है। तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार का वकील यही कहेगा कि हमने ये जो साइन कर दिया है, अब हम एक इंटरनेशनल ट्रीटी से बाइंड हो गए हैं। और हमेशा सुप्रीम कोर्ट में सरकारें अपना बचाव करने के लिए इसी तरह के तर्क देती रहती है कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, हम इसमें फंस गए हैं, अब इसमें से वापस नहीं आ सकते। तो हम कोर्ट में ये बताने जा रहे हैं कि गेट में, WTO के टेक्स्ट में ये प्रोविजन है कि हम आज एप्लीकेशन फाइल करें, 6 महीने के बाद हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए सारे देश में माहौल बनाना। मैं 8 फरवरी को दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली में मेरा एक लेक्चर है, फिक्की के कुछ लोग उसमें आने वाले हैं, एसोकेम के भी शायद कुछ लोग आएंगे, दिल्ली के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के भी लोग आएंगे। ये पिटीशन भी दिल्ली में ही होने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है। तो हम उनको यही कहने जा रहे हैं कि आप तैयारी रखिए, लड़ने का वक्त आ गया। पहले जमाने में लड़ाइयां होती थी तलवारों से, तीरों से, कटारों से, अब वो तीर तलवार की लड़ाइयां बंद हो गई हैं, अब लड़ाइयां होती हैं दिमाग से। तो दिमाग से लड़ने के लिए हमको भी एक फौज खड़ी करनी है, और हमको हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को बेनकाब करना है अगले 2-3 वर्षों में जिन्होंने हिंदुस्तान को डुबोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो एक बाजू में 2 चीजें एक साथ चलेंगी साइमल्टेनियस। एक लड़ाई तो है पूरे देश में स्वदेशी की जो चलानी है हमको, गांव गांव, गली गली, ताकि मल्टीनेशनल का माल खरीदना बंद करें, और वो लड़ाई सबसे शक्तिशाली होनी चाहिए। दूसरी लड़ाई चलेगी हमारे देश में कि ये जो पॉलिसीज चल रही हैं लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, ये लिबरलाइजेशन नहीं है, रिकॉलोनाइजेशन है, ये कहना हम शुरू करें। इसलिए कहना शुरू करें कि कहने में बहुत शक्ति होती है। हमारे देश में शब्द जो होता है वो ब्रह्म माना जाता है, और ये शब्द ब्रह्म क्यों है, इसके आपको मैं 1001 उदाहरण दे सकता हूं कि शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार कर दिया था। गीता क्या है? गीता भगवान कृष्ण के मुंह से बोले गए कुछ शब्द हैं, और वो बोले गए इसलिए कि अर्जुन कायर है, लड़ना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता युद्ध के मैदान में, कहता है कि भगवान कैसे मारूं, ये सब मेरे भाई बांधव हैं, इनको मैं मार नहीं सकता। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये तुम्हारे भाई बांधव हैं, उससे ज्यादा अधर्मी है, और अधर्मी को मारना तुम्हारा धर्म है, तो तुम तुम्हारे धर्म से च्युत नहीं हो सकते, वापस नहीं जा सकते। तो शब्द ही है जिनको बोल बोलकर श्री कृष्ण ने एक कायर अर्जुन को ऐसा बना दिया कि उसके तीरों की बौछार से बिछ गई लाशें। फिर भागती हुई सेनाओं को हिंदुस्तान में रोकने का काम राजा शब्दों के माध्यम से ही किया करते थे, ललकार लगाते थे और शब्दों की ललकार से भागती हुई सेनाएं रुक जाती थी। तो शब्दों को ठीक से इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि हमारे यहां शब्द ब्रह्म है। तो ये हम कहना सीखें कि ये ग्लोबलाइजेशन नहीं, रिकॉलोनाइजेशन, और ये रिकॉलोनाइजेशन है ठीक उसी तरह का जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था। तो हर आदमी को इसमें थोड़ी सी चिंता पैदा होनी चाहिए। हर आदमी को यह चिंता पैदा होगी कि हम फिर से गुलामी के रास्ते पर जा रहे हैं, तो बाहर आने के रास्ते भी वो तलाशने शुरू करेगा। अभी तक तो साधारण आदमी ये मान के बैठा हुआ है कि बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में हमने सत्ता दे दी है, अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं। उसको ये बताना है कि ये जो बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर है यही देश डुबोने के काम में लगे हुए हैं। तो ये दूसरा तरीका है लड़ाई का। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया, गेट को चैलेंज करना, IMF, वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसीज हैं उनको चैलेंज करना है, और पूरे हिंदुस्तान में उस पर एक डिबेट चलानी है। सोसाइटी में डिबेट चले, पार्लियामेंट में डिबेट चले, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी डिबेट चले, और ऐसी डिबेट चले कि अगले 2-3 साल में पूरा नेशनल पर्सपेक्टिव बदल जाए और हर पार्टी के एजेंडा में यह सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल बनकर आ जाए।
और ये अगर हो गया तो शायद अगले 2-3 साल में आप तात्कालिक रूप से अपने बचाने की लड़ाई को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकेंगे। ये 3 तरीके से लड़ाई लड़नी है। एक लड़ाई अपने स्तर पर, अपने घर में विदेशियों के माल का बहिष्कार, घुसने मत दीजिए उस सामान को। दूसरा, अपने पड़ोसी के लिए घर में मत घुसने दीजिए। दूसरी लड़ाई, शेयर खरीदना बंद करिए, डिवेंचर खरीदना बंद करिए मल्टीनेशनल का, उनके साथ सहयोग देना बंद करिए, उनके साथ कोऑपरेशन बंद करिए। और एक लड़ाई तात्कालिक रूप से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, इस सब में हम लोगों की जितनी बन सके आप मदद करिए। ये 3 लड़ाइयां एक साथ लड़ने की हमारी अपनी तैयारी है। अगर आपका सहयोग मिले तो इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है और हम जीतेंगे इस विश्वास के साथ। हम लड़ेंगे ही नहीं बल्कि जीतेंगे इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 250 साल गुलाम रहने के बाद भी ये देश जीता, हजारों साल के विदेशी आक्रमणों के बाद भी ये देश जीता, क्योंकि हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी खासियत है, लड़ने की शक्ति हमारे पास है। चरित्र भी इस देश में पैदा होता। इस देश की एक और खासियत है, जब भी नेशनल क्राइसिस होती है कोई ना कोई ऐसे लोग निकल आते हैं ईश्वरीय प्रेरणा से, क्योंकि भारतीय धरती कभी वीर विहीन नहीं रही है। हमेशा से इस धरती ने विवेकानंद, गांधी, दयानंद जैसे लोगों को, सरदार पटेल जैसे लोगों को पैदा किया, आज भी पैदा होंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ हम और आप मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं तो शायद अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में हम कामयाब होंगे। इतना ही कहने आया था। आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। I am basically a pharmacist and I've done my foreign trade management from University of Bombay. Shortly I'm going to present my project on foreign trade of India, wherein I've done a study of India's imports and export before the independence of India and after the independence of India. And so during the course of study of the project, I've find that the import and exporting more to US rather than importing from India. So what is that which makes India insecure from USA? One. Second thing, where Mr. Dixit has said that the world market share of India is only 0.1%, but as on date it is only it's 0.6%. Mr. Dixit. Third thing I would like to ask him is if he talks of boycotting multinational companies by way of not investing in shares or by not using their products, how will the foreign companies have the confidence to invest in India? And if immediately this confidence is not there, what will be the effect of this on the Indian economy with immediate effect? आपने 3 सवाल किए हैं। पहले आखिरी सवाल का जवाब दे दूं कि अगर मल्टीनेशनल का हमने बॉयकॉट किया तो वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना। वो आज भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास खुद कुछ नहीं है। अमेरिकन मार्केट में रिसेशन इतना जबरदस्त है कि उनको अपना रिसेशन दूर करने के लिए कैपिटल की जरूरत है। इसलिए हिंदुस्तान में पिछले 7 वर्षों में जो एफडीआई आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, वो मुश्किल से 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। मुश्किल से 20,000 करोड़ रुपए के आसपास। ये क्यों हुआ है? इसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट एक कारण है कि उनके पास आपके यहां इन्वेस्ट करने के लिए कुछ है नहीं। अगर होता तो वो अपना रिसेशन पहले दूर करेंगे, क्योंकि उनको मार्केट में पैसे की बहुत जरूरत है। इसलिए उनके इन्वेस्टमेंट पे भरोसा करना ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। कोई भी देश फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डेवलप नहीं करता है, इंक्लूडिंग जापान। जापान ने भी अपने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए थे, चीन ने भी अपने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए थे। दुनिया में जितने देशों ने कुछ किया है आज तक वो सब डोमेस्टिक सेविंग्स के दम पर किया है। हम भी, मैंने आपसे कहा कि हमको मल्टीनेशनल के इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है, जब हर साल हम 2 लाख करोड़ का डोमेस्टिक सेविंग्स कर रहे हैं। हमारे जीडीपी का 24% हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स है और जीडीपी 8 लाख करोड़ का है। तो 2 लाख करोड़ अगर हम बचाते हैं एक साल में, तो ये 20,000 करोड़ से तो कितना गुना ज्यादा है जो मल्टीनेशनल लेके आए। और वो 20,000 करोड़ जो आया है उसके लिए आपने दे क्या दिया है उनको, इसका आपको अंदाजा नहीं है। आपने 20,000 करोड़ देकर अपनी इकोनॉमी के साथ जो मोलेस्टेशन कराया है उसका आपको अंदाजा नहीं है। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो लोग भरोसा करते हैं वो हमेशा धोखा खाते हैं और है नहीं उनके पास। सच्ची बात यह है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट होगा तो वो पहले अपने मार्केट का रिसेशन दूर करेंगे, क्योंकि अमेरिका में खुद बड़े बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं और कंपनियां आपस में एक दूसरे के कंपटीशन से बचने के लिए कार्टेल्स बना रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक ने अभी जनरल मोटर्स के साथ समझौता किया, आईबीएम फोर्ड के साथ शामिल होने जा रही।
तो ये सारे दुनिया में, यूरोप में भी यही हो रहा। बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर कार्टेल्स बना रही हैं। क्यों बना रही हैं? क्योंकि एक दूसरे के कंपटीशन से बचना है। मार्केट में वैसे ही रिसेशन है, एक दूसरे के कंपटीशन में फंसेंगे तो और माल नहीं बिकेगा, इसलिए उनको वो समझ में आ रहा है। तो हमको ये बात समझनी चाहिए। इसलिए उनके इन्वेस्टमेंट पे भरोसा मत करिए। 7 साल में अगर 20,000 करोड़ आया तो एक साल में कितना बैठता? 3-3.5 करोड़ बैठता। और 3-3.5 करोड़ क्या होता है? हमारे देश की नेशनल सेविंग्स 2 लाख करोड़ की है एक साल की, तो 3-3.5 करोड़ कुछ नहीं होता। इसलिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बिल्कुल बंद करिए। हमारे पास अपनी स्वदेशी पूंजी है, एक बात। दूसरी बात, उनका जो सवाल है कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, वो बात मैंने अपने ही लेक्चर में कही है कि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आपके रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है, तो वॉल्यूम आपका बढ़ता चला जा रहा है एक्सपोर्ट का, लेकिन आने वाली आमदनी आपको दिखाई नहीं दे रही। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट तो हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। पहले $1 का माल हमको बेचना है तो 18 रुपए का हिसाब का बैठता है, अब वही $1 का माल 40 रुपए का बैठ रहा है। तो आपको 18 से जब 40 दिखाई देता है तो आपको दिख रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ गया। एक्चुअली एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहा। एक्सक्यूज मी, मैं डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूं, रुपए टर्म्स में नहीं, डॉलर टर्म्स में भी बात कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ रहा, यह सही बात है, क्योंकि आपका डिवैल्यू होता चला जा रहा। आने वाली इनकम जो आपकी एक्सपोर्ट्स की हैं वो खत्म होती जा रही हैं, और उससे भी ज्यादा, जितना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है उससे ज्यादा इंपोर्ट बढ़ रहा। अदरवाइज आपका ट्रेड डेफिसिट क्यों है? 1991 के साल में भारत सरकार के बजट में 3,000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट था। आज आपके बजट में 18,000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट होने के प्रोजेक्शन खुद वित्त मंत्री कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा? अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो ये ट्रेड डेफिसिट क्यों है? फिर आपका ट्रेड डेफिसिट इसीलिए है कि आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। और जो पहली बात उन्होंने कही कि हिंदुस्तान का जो वर्ल्ड मार्केट में शेयर है इस समय, ये जो मैंने 0.01% का जो स्टैटिस्टिक्स दिया है वो प्लानिंग कमीशन के सर्वे की रिपोर्ट है दिसंबर 1997 की। दिसंबर 1997 हमारे देश के डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन प्रोफेसर मधु दंडवते ने एक सर्वे की रिपोर्ट रिलीज की थी दिल्ली में। वो रिपोर्ट हिंदुस्तान के तमाम अर्थशास्त्रियों के पास पहुंची है। उसका वो रिपोर्ट है, मेरा नहीं है। प्लानिंग कमीशन कहता है कि हमारा वर्ल्ड मार्केट में इस समय हिस्सा 0.01% से ज्यादा नहीं है। ये 0.6% की जो बात है ये 2 साल पहले का है। 0.6% 2 साल पहले का फिगर है। 1997 दिसंबर में हमारी स्थिति ये है, 0.01% पे हम आ गए। वर्ल्ड मार्केट में कोई हमारा एक्सपोर्ट का मतलब भी नहीं है। और एक और इसी से जुड़ी हुई एक आखिरी बात कि कभी भी डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ नहीं करने चाहिए, उसके दुष्परिणाम बहुत होते हैं। क्यों? आपके देश में लोगों के पेट को काटकर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो देश में भुखमरी हो जाएगी। हमारे पास खाने को आम नहीं है, लेकिन हमारा एल्फेंसो एक्सपोर्ट हो रहा है। और आपके देश में खाने को प्याज नहीं है, ओनियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो कर क्या रहे हैं आप? आपके देश की जनता को जो आम मिलना चाहिए वो आम मिलता है 100 रुपए का, मुश्किल से 20-25। आपके देश की जनता को जो प्याज मिलना चाहिए 3 रुपए किलो में, वो मिलता है 25 रुपए किलो, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वो एक्सपोर्ट करके जो आप कमाई कर भी रहे हैं वो खर्च कहां हो रही है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर वो एक्सपोर्ट से आने वाली कमाई हमारा कोई भलाई करती तो समझ में आता, वो खर्च हो रही है विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में। हर साल के आपके जो डेट सर्विसिंग पेमेंट है वो 70,000 करोड़ के। तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मर रहे हैं, लोगों के पेट काट रहे हैं, बेल्ट को टाइटन कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, किस लिए? विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए। ये बेवकूफी क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए एक्सपोर्ट हमेशा उन्हीं देशों को करना चाहिए, और खासकर ऐसे सामानों को जहां हमारे पास सरप्लस हो। दुर्भाग्य से हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे बेस्ट क्वालिटी का बासमती चावल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेस्ट क्वालिटी का बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका दाम है मार्केट में 50-60 रुपए किलो, हमको देखने को भी नहीं मिलता। हमारी बेस्ट क्वालिटी की तुअर दाल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दाम हो गया 40 रुपया किलो। हमारे बेस्ट क्वालिटी के काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, मखाने हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। माने मैं मेरा पेट काट के उनको खिला रहा हूं। और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? सारी दुनिया का कचरा, और ऐसा कचरा जिसको कोई लेने को तैयार नहीं है, जिस कचरे को बांग्लादेश भी लेने को तैयार नहीं, पाकिस्तान भी लेने को तैयार नहीं, वो कचरा आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है केमिकल वेस्ट आ रहा है हिंदुस्तान में,
और एवरी ईयर पेप्सी कोला 10,000 टन केमिकल वेस्ट लाकर डंप कर रहा है इस देश में। तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, मखाने, और इंपोर्ट कर रहे हैं जहरीले सामान। क्या बेवकूफी है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। और हमेशा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ मत करिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में मत फंसिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे सोमालिया, इथियोपिया की तरह से, कुछ भी नहीं बचेगा। आप डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट करिए, ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपोर्ट करिए, पॉलिसी बदलिए। अभी क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ में हम फंसे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपोर्ट करिए। तो पहले ग्रोथ बढ़ाइए, माने ट्रेड को इस हिंदुस्तान में इतना सरप्लस बना दीजिए कि आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास काफी प्रचुर मात्रा में चीजें हों। आप तो ट्रेड को खत्म करते जा रहे हैं, मार्केट को खत्म करते चले जा रहे हैं, मार्केट से लोगों को आउट करते चले जा रहे हैं, माने ट्रेडिंग एक्टिविटीज धीरे धीरे जीरो होती चली जा रही है आपके मार्केट में। क्या एक्सपोर्ट करेंगे आप? है क्या आपके पास अब एक्सपोर्ट करने के लिए? इसलिए यह बेवकूफी किया है मनमोहन सिंह और चिदंबरम ने, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ में हमको फंसा दिया। उसी का नतीजा है कि प्याज का दाम 3 रुपए से 20 रुपया है, 25 रुपया है। अब आप भुगतते रहिए उसको। इसलिए आपको पॉलिसीज को हिंदुस्तान की जनता के हिसाब से बनाना चाहिए। और एक चीज और मैं कह दूं कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन अगर होगा भी तो किसको ध्यान में रखकर होगा? हिंदुस्तान की 70% जनता किसान है, गांव में रहती है। उसको देखकर अगर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन करें तब तो समझ में आता। आप किसको देखकर लिबरलाइजेशन कर रहे हैं? मल्टीनेशनल को देखकर, जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है इस देश में। तो हमारे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के केंद्र में मल्टीनेशनल्स है, ना कि हिंदुस्तान का किसान। हिंदुस्तान का किसान बेचारा एक गांव से गेहूं लेकर दूसरे प्रदेश में जाकर बेच नहीं सकता, और कारगिल आएगा तो हिंदुस्तान के किसी भी गांव में उसको गेहूं बेचने का लाइसेंस मिला हुआ है। तो आप लिबरलाइजेशन कर रहे हैं किसके लिए? विदेशियों के लिए। पहले अपने देश के लिए करिए। और हमेशा लिबरलाइजेशन होता है डोमेस्टिक। पहले हमको डोमेस्टिक या इंटरनल लिबरलाइजेशन करना होगा और 15-20 साल उसको चलाना होगा। उसके बाद एक्सटर्नल लिबरलाइजेशन के लिए अपना दरवाजा खोलना होगा। यही पॉलिसी जापान ने चलाई, यही चीन ने चलाई, यही अमेरिका ने चलाई, यही फ्रांस ने चलाई, और तब वो थोड़े से खड़े होने लायक बने। वो पॉलिसी हमको भी चलानी चाहिए। बट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होने से जो डॉलर्स नहीं आएंगे, उसके लिए जो हमारे पोल है पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट इंपोर्ट्स, इसको हम कैसे कवर करें? इसको हम कम करेंगे। हिंदुस्तान में कारों का उत्पादन कम करवाइए। कोई जरूरत नहीं है हमको इतनी कारें चलाने की। और हिंदुस्तान में आप एक चीज और जान लीजिए कि 60% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, माने बैलगाड़ी से होता है, ऊंट गाड़ी से होता है। सिर्फ 40% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो कोशिश ये करिए कि आपका पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम से कम होता चला जाए, बजाय इसके कि हम डीजल पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल करें और विदेशों से कर्जा लेकर खरीदें। ये बेवकूफी है। आप डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करवाइए। और हिंदुस्तान में इतने फालतू के मल्टीनेशनल्स को गाड़ियां बनाने के लिए जो लाइसेंस मिला, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो आप पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम करिए, ना कि उसके लिए आप डॉलर्स के चक्कर में फंसे और उसका कंजम्पशन बढ़ा के कर्जा लेकर आप पेट्रोल और डीजल जलाएं। ये बेवकूफी है। हम कंजम्पशन कम कर सकते हैं। और कंजम्पशन हिंदुस्तान में आज की स्थिति में करीब 40% कट हो सकता है, इमीडिएट। कैसे कट होगा? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को एक गाड़ी से ज्यादा खरीदने का और इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। और क्यों होगा? हॉलैंड का प्रधानमंत्री अगर साइकिल से चल सकता है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को क्या परेशानी? मैंने हॉलैंड में प्रधानमंत्री को साइकिल से चलते देखा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चलता है तो 12 कार्स तो उसके साथ खाली चलती हैं, ताकि आतंकवादियों को यह बेवकूफ बनाया जा सके कि कौन सी कार में प्रधानमंत्री। 12 कारें खाली चलती हैं तो डीजल फूकता है, पेट्रोल फूकता। और हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का सबसे ज्यादा वेस्ट भारत सरकार खुद करती। जितना कंजम्पशन है आपके मार्केट में डीजल और पेट्रोल का, उसका 60% सरकारी सेक्टर में है। वो खत्म किया जा सकता है, वो कम किया जा सकता है। हमारे हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री है जो बीवी बच्चों को सैर कराने के लिए हेलीकॉप्टर, बीवी बच्चों को सैर कराने के लिए चार्टर्ड प्लेन लेके उड़ जाता है। इसका मतलब क्या है? ये जो गैर जिम्मेदारी पैदा हुई है, आपको इस गैर जिम्मेदारी को खत्म करना पड़ेगा। हमको डीजल पेट्रोल के कंजम्पशन में कटौती लानी पड़ेगी। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा हमको करें तो बहुत अच्छा है कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हम इस्तेमाल करें। टोटल कंजम्पशन का 60% हम प्रोड्यूस करते हैं आज भी,
तो हम 60% ही कंज्यूम करेंगे, 40% कट करेंगे। हमारे देश में भी लोगों को साइकिल से चलना सीखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को साइकिल से चलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे नहीं शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैं देश की विदेशी मुद्रा बचा रहा हूं। साइकिल चला के मैं ना सिर्फ अपनी हेल्थ बना रहा हूं, बल्कि देश की विदेशी मुद्रा बचा रहा हूं। यह गौरव का भाव पैदा करना होगा हमको इस देश में, तो हमको लगेगा कि वो हम उस रास्ते पर जा सकेंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी उसमें। कहने का हिसाब से विदेशी पूंजी जहां बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और ऑफिशियल बार बार जो फिगर डिक्लेयर करते हैं इतनी करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आई है, ये सरासर झूठ है। हाँ, इसमें एक टेक्निकल बात है जो हमको समझनी चाहिए। ये मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर क्या डिक्लेयर करते हैं? ये डिक्लेयर करते हैं कि इतने लाख करोड़ रुपए के हमने प्रपोजल सैंक्शन किए। आप ध्यान से पढ़िए, जब भी अखबार में कोई खबर आती है, जैसे इस महीने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए के विदेशी पूंजी के प्रपोजल हमने साइन किए, सैंक्शन किए, तो हिंदुस्तान में लाखों करोड़ रुपए के एमओयू साइन होते हैं हर साल, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है यह ध्यान करने की जरूरत है। सच्चाई क्या होती है कि जो आपने एमओयू साइन कर दिए हैं, जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगा। उसका रेशियो क्या है मैं आपको बताऊं। वो रेशियो ये है कि हिंदुस्तान में पिछले 7 वर्षों में जो टोटल इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए वो करीब 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास के हैं, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है 20,000 करोड़। एमओयू साइन होते हैं, वो विड्रॉ कर लेते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट इशू होने के समय तक बहुत सारे प्रपोजल्स आपके देश से बाहर चले जाते हैं। तो कभी भी इस गलतफहमी का शिकार मत होइए। प्रपोजल साइन होने का माने ये नहीं है कि वो पूंजी आ गई है। और आपको तो मैं कह रहा हूं कि आप पूरे देश में सर्वे कर लीजिए, कोई एक मल्टीनेशनल का आप नाम लीजिए जिसने कोई बड़ा कारखाना इस देश में अपनी पूंजी से लगाया हो। एक कंपनी का नाम बता दीजिए 7 साल में। जितनी कंपनियां हैं उन्होंने हिंदुस्तानी लोगों की पार्टनरशिप में जो ऑलरेडी कारखाने चलते थे उसी में इक्विटी लगाई है। एक भी कंपनी ने कारखाना खड़ा नहीं किया इस देश में। मतलब बहुत साफ है, उनके पास पूंजी है भी नहीं और उनका इंटरेस्ट भी नहीं है आपके देश में। उनके इंटरेस्ट इतने हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा कितना लूट लें। जैसे पेप्सी कोला है, एक भी बॉटलिंग प्लांट पेप्सी कोला ने खड़ा नहीं किया। सारे के सारे हमारे बॉटलिंग प्लांट हैं जिनको उन्होंने ले लिया। कोका कोला ने एक भी बॉटलिंग प्लांट नहीं बनाया। पार्ले ग्रुप के जितने बॉटलिंग प्लांट हैं वो कोका कोला के पास चले गए। तो एक्चुअल वो कुछ भी खड़ा नहीं कर रहे हैं। जनरल मोटर्स ने किया क्या? हिंदुस्तान मोटर्स के कारखानों पे कब्जा किया। और क्या किया है उन्होंने? एक भी मल्टीनेशनल ऐसा नहीं है जिसने पिछले 7 वर्षों में कुछ खड़ा किया हो इस देश में। मैं तो क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं कि देखें कोई आता है क्या करता है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जॉइंट वेंचर में आ रहे हैं, आपके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। उनको मालूम है कि हिंदुस्तान में कार बिक नहीं सकती ज्यादा, उनको मालूम है। तो सीएलओ ने एक रात में 1.5 लाख 2 लाख रुपया दाम गिरा दिया अपनी कार का। 7 लाख रुपए से 4.5 लाख पे आ गए, तो भी नहीं बिकेगी वो, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता में आप 20 करोड़ परिवार हैं, 20 करोड़ कार खरीदवा नहीं सकते हिंदुस्तान के लोग। और गलती से खरीद भी ली तो हिंदुस्तान की सड़कों की कुल लंबाई इतनी नहीं है जिसपे 20 करोड़ कार खड़ी की जा सके। वो समुद्र में ले जानी पड़ेगी आपको। कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, इसमें खर्चा बहुत होगा। इसमें जो कुल खर्चा होगा, अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि पिटीशन ड्राफ्टिंग ही चल रहा है, और उस पिटीशन को ड्राफ्ट करने में ही ऐसे खर्चे हो रहे हैं जिनकी हमें कभी कल्पना नहीं थी। हम क्या कर रहे हैं कि दुनिया के ऐसे तमाम देशों के बारे में हमने केस स्टडीज करना शुरू किया। तो ऐसे 70 देश हैं दुनिया में जो कॉलेप्स हुए हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हम वो स्टडी पेश करना चाहते हैं कि हमारे देश में ये बर्बादी होगी। वो कोर्ट पूछेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बर्बादी होगी, तो हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये 70 देश बर्बाद हो चुके हैं इस रास्ते पर जाके। तो हमको उन सभी देशों के स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, और उसके लिए बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसियों से हमको मदद लेनी पड़ रही। कुछ एजेंसियां हैं जो थोड़े से दोस्ती के भाव में मदद कर रही हैं, लेकिन बाकी सभी एजेंसियां प्रोफेशनल्स हैं। तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी पैसे हम लोगों को खर्च करने पड़ जाते हैं। तो एक तो खर्चे ये। फिर दूसरा, जब डिबेट चलेगी तो हिंदुस्तान के बेहतरीन से बेहतरीन दिमाग को हम वहां खड़ा करना चाहते हैं। तो कुछ वकील हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम लड़ेंगे, लेकिन कुछ वकील हैं जो कहते हैं कि अगर ये केस हमको लड़ना है तो हमको 6 महीने की प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी। ईमानदारी से वो कहते हैं कि ये इतना डीप है, इतना गहरा है
कि इसको जब तक पूरा ऊपर से नीचे समझा नहीं जाएगा हम आर्ग्यू नहीं कर सकते कोर्ट में। तो कुछ लोग इशारे से कह देते हैं, कुछ इनडायरेक्टली कहते हैं, राजीव भाई फिर उसका कुछ देखना पड़ेगा आपको कि अगर हम 6 महीने की हमारी प्रैक्टिस छोड़ें तो कुछ तो उसमें नेशनलिस्ट हैं, 2-3 वकील हैं, लेकिन सब नेशनलिस्ट नहीं। मैं चाहता हूं कि एक पैनल पूरा वकीलों का वहां खड़ा हो। और तीसरा, इस काम को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये कि कोर्ट जो होता है वो पब्लिक ओपिनियन पर चलता है, क्योंकि जो जज बैठा हुआ है वो आफ्टर ऑल एक ह्यूमन बीइंग है। देश में कहां क्या घटित हो रहा है, अखबारों में क्या छप रहा है, लोगों के बीच में क्या हलचल है, क्या डिबेट चल रही है, उसका असर उस पर होता। एक मेरे मित्र हैं, जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होकर आए, तब उन्होंने मुझे बताया कि राजीव, पूरे देश में जितनी ज्यादा डिबेट चलेगी उतना ही कोर्ट को अपना फैसला देने में सुविधा होगी। तो तुम चाहते हो कि कोर्ट का फैसला तुम्हारे पक्ष में आए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम पूरे देश में इस बात पर नेशनल डिबेट चलाओ। तो उस डिबेट को चलाने के लिए ही हम लोगों ने ये कैसेट्स निकाले हैं, पुस्तकें निकाली हैं, पैम्पलेट निकाले हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। देश बहुत बड़ा है, तो उस काम में हमको बहुत जरूरत है आर्थिक मदद की। गांव गांव में ये पहुंचे, गांव गांव में हमारा पैम्पलेट पहुंचे, गांव गांव में पुस्तिकाएं पहुंचे, लोगों की भाषाओं में पहुंचे, गुजराती में, मराठी में, ये नहीं कि अंग्रेजी में पहुंचे। तो उसके लिए एक बड़ी टीम तो है हमारे पास, लेकिन उस टीम को मोबिलाइज करने के लिए फंड की बहुत क्राइसिस रहती है। उसके 2 कारण बहुत स्पष्ट हैं। पहला कारण कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े, अगर जुड़ जाते तो शायद आसानी हो जाती, और इसलिए हम नहीं जुड़े हैं कि किसी का भरोसा नहीं है। आज वो एक बात कह रहे हैं, कल को क्या कहना शुरू कर देंगे, भरोसा नहीं कर सकते। तो वो हमारी एक बड़ी कमजोरी है। और दूसरा, हम किसी बड़े घराने से भी नहीं जुड़े। हिंदुस्तान में जो स्वदेशी घराने हैं उनसे भी हम नहीं जुड़े। तो ये दोनों कारण होने के वजह से हम लोगों को फंड की क्राइसिस रहती है। लेकिन तमन्ना है, मन में संकल्प है, और हम मानते हैं कि संकल्प पहली पूंजी है, बाकी चीजें सेकेंडरी होती है। तो संकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूंजी शायद इस देश में जुट जाएगी। तो उस दिशा में आप जैसे लोगों की मदद चाहिए, जो आप खुली मदद करें, आप सबका स्वागत है। जी, हमारा एक ट्रस्ट है नई आजादी के नाम से, रजिस्टर्ड है, तो उस नाम से आप कर सकते हैं। हाँ, एक और तरीका है हम लोगों की मदद करने का, डायरेक्ट जो मदद होती है। हमारी एक मैगजीन निकलती है, उसका नाम भी नई आजादी है, उसी के नाम पर ट्रस्ट है। तो नई आजादी की जो मेंबरशिप है वो आजीवन 500 रुपए की है। तो जितने ज्यादा लोग मेंबर्स बनेंगे उतने ज्यादा लोग हमको पैसे का कंट्रीब्यूशन भी करेंगे, और उनके घर में वो नई आजादी भी जाएगी। तो वो ज्यादा से ज्यादा घरों में जब नई आजादी जाएगी तो यही डिबेट नई आजादी में हम चलाना चाहते हैं, तो वो भी चलाने की कोशिश है। और फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि शायद हमको अपने ऑर्गन्स खड़े करने पड़ेंगे। आज हमारे पास अपना कोई ऑर्गन नहीं, माने नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर नहीं है। हो सकता है इस डिबेट को चलाने के लिए हमको अपने ऑर्गन्स खड़े करने पड़े, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी अपने ऑर्गन्स खड़े करने पड़े। वो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो जो शुरू करना है उसी की कोशिश में हम हैं। ये र्यूमर, ये बिल्कुल सच है जी, बिल्कुल सच है। एक नहीं है, 6 लोग हैं। मैं नाम बता सकता हूं, लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि आप कहीं परेशानी में ना फंस जाएं। मुझे डर नहीं लगता नाम लेने में। कंफर्म 6 लोग हैं, और वो 6 लोगों का ऑफिस अगर आपको देखना हो तो कभी आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, साउथ ब्लॉक में जहां प्राइम मिनिस्टर बैठता है उसके ठीक सामने उनका ऑफिस है, और वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं आपके बजट को। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग उनकी चलती है। 6 लोग हैं, एक नहीं है। है जी, हां, क्यों नहीं हो रही हैं? उसके 2 कारण हैं। पहला सबसे स्पष्ट कारण है कि आपके देश में आपको काम करने के लिए 14-15% के इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ता है, और मल्टीनेशनल कंपनियों को काम करने के लिए 3-4% पर लोन मिल जाता है। सबसे बड़ा कारण है कि आपके देश में इंटरेस्ट के रेट दुनिया में सबसे ऊंचे हैं इस समय भी। सबसे बड़ा कारण यह है। अब आप उससे तुलना कर लीजिए अपनी, कि कोई कंपनी आई है, उसको 3% इंटरेस्ट पे $100 बिलियन मिलेगा, और आपको 15% के इंटरेस्ट पे अगर $1 बिलियन भी मिलेगा, तो आप कल्पना कर लीजिए कि आप दौड़ेंगे कैसे। एक बात। दूसरी बात, हर मल्टीनेशनल के सपोर्ट में उनके देशों की सरकारें खड़ी हुई हैं। दुर्भाग्य से ये हमारे देश में नहीं है। आपको मैं बता दूं,
एक छोटा सा केस हुआ एनरॉन का, पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट हिंदुस्तान में खड़ी हो गई आके। जैसे ही यहां यह हुआ कि एनरॉन का एग्रीमेंट कैंसिल किया जाएगा, अमेरिका का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिका का कॉमर्स सेक्रेटरी, अमेरिका का फॉरेन ट्रेड सेक्रेटरी सब हिंदुस्तान में आके हाजिर हो गए। सिर्फ एक एनरॉन, और एनरॉन प्राइवेट कंपनी है, अमेरिकन पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं है। तो अमेरिका की एक कंपनी के लिए पूरी गवर्नमेंट खड़ी है प्रोटेक्शन के लिए, आपके देश में ऐसा नहीं है। और तीसरा एक और कारण है कि हर मल्टीनेशनल कंपनी को उनकी पॉलिसीज बनाने में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के तमाम अधिकारियों की मदद मिलती है। या इसको ऐसे कहूं मैं कि मल्टीनेशनल के लोग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक में भी हैं और उनके लोग मल्टीनेशनल्स में भी हैं। म्यूचुअल हर इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आईएमएफ को पता था कि हिंदुस्तान में 1 जुलाई 1991 को 23% डिवेल्युएशन होगा। यह खबर उन्होंने 3 दिन पहले अपनी तमाम कंपनियों को बता दी। तो उन्होंने हिंदुस्तान में क्या किया, डॉलर उठा लिया मार्केट से, और 2 जुलाई को वही डॉलर लेके आए आपके मार्केट में फिर। तो हर एक डॉलर पे उन्होंने 23% का मुनाफा कमाया। ये वो करते हैं, इनकी तुरंत सूचना उन कंपनियों को मिल जाती है। ये सुविधाएं आपके देश में नहीं है आपकी कंपनियों को। तो इसलिए आपके देश की कंपनियां वैसी बन नहीं पाई, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाई। उसके ये 3 बड़े कारण हैं। छोटे छोटे और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये 3 मुख्य कारण जी जी। यदि ये कारण दूर करने के लिए ज्यादा एफर्ट किए गए, बिल्कुल करने चाहिए। मैं तो मानता हूं, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि दुनिया में बिना प्रोटेक्शन के कोई भी ट्रेड जिंदा नहीं रहता। तो हमको भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा हम अपने उन सेक्टर्स को जो अभी भी अमेरिका की कंपनियों के समकक्ष नहीं है। और आपने ही कहा अपने उदाहरण में कि एक कंपनी आए जिसका टोटल ट्रेड जो है आपके सरकार के बजट से ज्यादा हो, तो उसके साथ आप कॉम्पीट कैसे करेंगे। तो जहां पर आपका ट्रेडिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग का या आपकी एंटरप्रेन्योरशिप अभी डेवलप हो रही है, वहां प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा। और जहां पे हो चुकी है वहां प्रोटेक्शन देने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना प्रोटेक्शन के दुनिया में कोई भी ट्रेड नहीं चलता। हर देश में यही हुआ है, हमको भी करना पड़ेगा। राजीव जी, बहुत लोगों का मानना है कि अगर मल्टीनेशनल इस देश में नहीं आएंगे तो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होगा। हाँ, इसमें बस 1 मिनट में जवाब दे दूं क्योंकि मुझे एक दूसरे व्याख्यान के लिए जाना है। टेक्नोलॉजी का जितना डेवलपमेंट होता है वो अपने लेवल पे होता है। कोई भी मल्टीनेशनल आपको टेक्नोलॉजी नहीं देता। जैसे मैं उदाहरण आपको दूं, हमारे देश में क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमने 3 मल्टीनेशनल को अप्रोच किया। राजीव गांधी अमेरिका गए, एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया। हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था एक जमाने में, राजीव गांधी ने अप्रोच किया, अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। फिर जो सुपर कंप्यूटर हमको अमेरिका से नहीं मिला उसके लिए फिर रूस की कोशिश, रूस ने भी मना कर दिया। क्रायोजेनिक इंजन देने की बात रूस ने मान ली, लेकिन सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, वो लौट के आए, हिंदुस्तान में मीटिंग हुई, साइंटिस्टों ने कहा कि मायूस मत होइए, आप एक प्रोजेक्ट बनाइए और हमको काम करने की खुली छूट दीजिए। उन्हीं हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने 3 साल के अंदर क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। और शायद इस साल आप देखेंगे कि हमारे जो सैटेलाइट छोड़े जाएंगे वो हमारे बनाए हुए क्रायोजेनिक इंजन के होंगे। और आज मुझे इस बात में गर्व है क्योंकि मैं टेलीकम्युनिकेशन में काम करने वाला आदमी रहा। हिंदुस्तान में 100% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट्स बन रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल नहीं आया। हमारे यहां 250 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल्स बनाई हैं। डॉक्टर एपीजे कलाम जैसे लोगों के मेहनत, उनका परिणाम है। तो हमारे देश में वैज्ञानिकों की एक बड़ी फौज है, 60,000 वैज्ञानिक हैं। दुनिया में इतने वैज्ञानिक शायद ही किसी देश के पास होंगे। उनको अगर ठीक से हम लगा सकें तो टेक्नोलॉजी में हमारे देश में कोई कमी नहीं होने वाली। टेक्नोलॉजी का एक पर्सपेक्टिव हमको डेवलप करना पड़ेगा, वो नहीं हो पाया आजादी के बाद। तो हमारे पास इंजीनियर्स बहुत हैं, साइंटिस्ट बहुत हैं, ट्रेंड हमारे पास लोग बहुत हैं, स्किल्ड मैन पावर बहुत है। वो जो चला जाता है देश के बाहर, उसको रोक कर जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और एवरी ईयर हम $20 बिलियन का लॉस कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन में। हमारे यहां इंजीनियर तैयार होता है 5-6 लाख रुपए में आईआईटी में और चला जाता है अमेरिका। हमारे यहां डॉक्टर तैयार होता है 8-10 लाख रुपए में, चला जाता है कनाडा। तो ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे लगता है बहुत सख्ती के साथ एक नीति बनानी पड़ेगी जो जापान में है। जापान में एक पॉलिसी है कि आप अगर जापान में अध्ययन कर रहे हैं और उच्च शिक्षा ले रहे हैं, आप विदेश जाइए अध्ययन करने के लिए, वापस लौट के जापान में आना ही पड़ता है और काम अपने देश के लिए ही करना पड़ता है।
वो पॉलिसी हमको बनानी ही पड़ेगी अपने देश में। तो वो पॉलिसी बने और एक नेशनल मोबिलाइजेशन हो। तो टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमने सुपर कंप्यूटर बनाया है और एक नहीं 14 हैं अब हमारे पास। और आज दुनिया में ना सिर्फ सॉफ्टवेयर बल्कि हार्डवेयर में हम दुनिया में बेस्ट कंप्यूटर और बेस्ट प्रोग्राम्स एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं, बशर्ते कि प्रोटेक्शन मिले, तब ये हम कर सकते हैं। तो ये संभव है इस देश में। ब्रेन हमारे पास है, दिमाग हमारे पास है, एक स्पिरिट की जरूरत है।